का आपका जो है वक्तव्य व्याख्यान लगातार पूरे भारतवर्ष में जगह-जगह हम सुनते हैं या आपको पढ़ते हैं, और आपकी जो पत्रिका है उसको भी पूरा भारतवर्ष पढ़ता है, हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी। तो समन्वयक द्वय मैं और प्रोफेसर राजश्री शुक्ला मैम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है इस आभासी पटल पर। हिंदी मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर और हिंदी विभाग की तरफ से। साथ ही मैं बता दूं मैम कि यहाँ पर लगभग 108-10 के तकरीबन प्रतिभागी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो जी आपको आज सुनेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जिस वक्ता को आज सुनेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है अमिता दुबे। इनका संक्षिप्त परिचय अगर दूं तो आप छायावाद के साथ साथ आप छायावादी काव्य के साथ साथ आपने जो है का अध्ययन तो किया है, गंभीर अध्येता रही हैं। इसके साथ ही गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में आक्रोश का स्वर विषय पर आपकी पीएचडी है, और 120 के लगभग आपको सम्मान मिले हैं। आप हिंदी जगत में एक लेखिका के रूप में भी बहुत ही विख्यात हैं, और मैं बता दूं कि लगभग आधे दर्जन से अधिक शोध डॉक्टर अमिता दुबे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हो चुका है भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से। और आपकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों पर आपको जो सम्मानित किया गया है, पुनर्वास कृति पर डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ कथाकृति सम्मान आपको प्राप्त है 2014 में। दीपक सा मन पुस्तक पर राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान आपको प्राप्त है 2016। सुखमणि गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान आपको प्राप्त हुआ। ऐसा मन करता है पुस्तक के लिए आपको नीरज सम्मान प्राप्त हुआ, और एकांतवासी शत्रुघ्न शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। और आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में है समालोचना, छायावादी काव्य पथिक, महादेवी निराला, आक्रोश के कवि मुक्तिबोध, अनुभूति के विविध रंग, और इसके साथ ही शब्द झरने लगे। इस तरह की तमाम जो कृतियां हैं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप प्रधान संपादक हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की, और पत्रकारिता विषय को सांस्कृतिक चेतना चिंतन से जोड़कर आज आपका व्याख्यान होगा। तो ये इस विषय पर मुझे लगता है शायद दूसरा व्याख्यान होगा। नए तरीके से आप चूंकि सदैव अपनी बात को रखती हैं, और मैं भी आपका श्रोता और पाठक भी रहा हूं, तो पूरे इस आभासी पटल पर आपका स्वागत है, और सभी हमारे प्रतिभागी आपसे निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हम आभासी पटल कहते हैं, परंतु देखा जाए तो ये आभासी पटल नहीं है, ये हम सबको विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। आप जी आभास तो तब होता है जब हम किसी की छाया को देखते हैं, और इस पटल के माध्यम से तो हम एक दूसरे को साक्षात देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको आभासी पटल के स्थान पर मैत्रेयी पटल कहना चाहिए, जिससे कि मित्रता की भावना पूरे देश विदेश में फैलती है, और हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैं लखनऊ में बैठी हूँ, आप कोलकाता में हैं, और मैं देख रही हूँ विभिन्न स्थानों से लोग जुड़े हुए हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम विदेशों के भी अपने साथियों से इसी माध्यम से संवाद कर पाते हैं। तो इसे भी पत्रकारिता का एक रूप माना जाना चाहिए। मैं इस बात से जोड़ते हुए आपको इस मूल विषय पर आती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपके विश्वविद्यालय को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया इस व्याख्यान को आयोजित करके। बात व्याख्यान की उतनी नहीं है, बात संवाद की है। और जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता के इतिहास में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि इस संसार में अगर पहले पत्रकार के रूप में किसी को याद किया जा सकता है तो वह नारद जी हैं, जो तीनों लोकों के समाचार प्रसारित करते हैं, और नारायण 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 करते करते पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं।
और इंद्र की सभा से विष्णु जी के दरबार में जो उनका क्षीर सागर में निवास है, उस निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। शंकर जी की के मध्य भी पहुंच जाते हैं और सारे सबके बीच एक संवाद का सूत्र स्थापित करते हैं, समाचारों को के आदान प्रदान के का माध्यम बनते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें संसार का पहला पत्रकार माना जाना चाहिए। ये पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, ऐसा माध्यम है जो हमें जीवन से, हमारे परिवेश से और हमारी शिक्षा से हमें प्राप्त होता है। हमारी सुबह होती है, अगर हम दृश्य और श्रव्य माध्यम से जोड़ें अपने को, तो हमारी सुबह होती है रेडियो के समाचारों से, आकाशवाणी के समाचारों से या विभिन्न चैनलों के समाचारों से। और धीरे धीरे जब हम अखबार पढ़ने की हमारी आदत होती है, तो हमारी सुबह अखबार पढ़ने से भी होती है। और अब तो ये मोबाइल हमारे हाथ में है, तो विभिन्न ऐप के माध्यम से हम विभिन्न समाचार पत्रों का अध्ययन, चिंतन और मनन करते हैं। इस अध्ययन, चिंतन, मनन में समाचार केवल घटनाएं नहीं होती, समाचार केवल सूचना नहीं होती, समाचार हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा हो जाते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। एक छोटी सी घटना किसी व्यक्ति को कहाँ तक प्रभावित कर सकती है, ये उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन जाती है, चिंतन का माध्यम भी बन जाती है और सजग रहने का माध्यम भी बनती है। अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो एक अगर हम इसको खंडों में विभाजित करें तो हमारी हिंदी पत्रकारिता का ये 200वां वर्ष प्रारंभ हुआ, जो 200 वर्ष पूर्ण होके 201वां वर्ष प्रारंभ हुआ। और इसका श्रेय जाता है जुगल किशोर जी द्वारा, जो कानपुर के निवासी थे, उत्तर प्रदेश कानपुर के मूल निवासी थे। और उन्होंने कोलकाता में जाकर उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसे हिंदी पत्रकारिता का मील का पत्थर माना गया। मील का पत्थर तो इससे पूर्व भी प्रकाशित समाचार पत्रों को कहा जा सकता है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि जुगल किशोर जी स्वयं उस पत्र के, जो उद्दंत मार्तंड था समाचार पत्र, उद्दंत मार्तंड अपने आप में एक ऐसा नाम है जो सूर्य को, चमकते हुए सूर्य को का प्रभाव हमारे अंदर विकसित करता है। उद्दंत मार्तंड के वे केवल संस्थापक नहीं थे, वे उसके केवल संपादक नहीं थे, वे उसके केवल कहना चाहिए कि कर्ता धर्ता नहीं थे, वे उसके वितरक भी थे। वे सेठों के यहाँ, कलकत्ता तो हम सभी जानते हैं कि सेठों की नगरी है, वहाँ जो उद्योगपतियों के साथ के यहाँ अखबार सुबह वो पहुंचवाते थे और उसके पहुंचाते थे स्वयं, और उसके बाद उसको पढ़ के सुनाने का भी समय निश्चित करते थे। तो ऐसे समर्पित जुगल किशोर जी की को अगर हम हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्तंभ और संपादक माने तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो निष्ठा थी, वो जब उद्दंत मार्तंड कुछ ही समय चल पाया, अर्थाभाव के कारण, हम सभी जानते हैं कि वो अंग्रेजों के शासन का काल था, और उस काल में अखबार को एक अस्त्र की तरह प्रयोग किया गया। और हमारे जो पूर्ववर्ती संपादक हैं उन्होंने कहा, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
यानी अगर हमारे सामने तोप के माध्यम से गोलाबारी हो रही है, तो उसको केवल एक अखबार में ही क्रांति भरने की क्षमता है। और वो ये एक मुहावरा बन गया, यानी अगर संघर्ष के दिनों को याद करें, तो ये मुहावरा बहुत सटीक मुहावरा भी है। हिंदी पत्रकारिता के साथ-साथ अगर हम बात करें तो पत्रकारिता की, तो हिंदी पत्रकारिता पर अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का, उनकी पत्रिकाओं का और उनकी उस समय के संपादकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी बात को प्रचारित करने, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का ये सशक्त माध्यम बनी हिंदी पत्रकारिता, और ये सांस्कृतिक महत्व को जोड़ने वाले हमारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 19वीं शताब्दी में एक घोषणा की थी। वो घोषणा थी कि हिंदी अपने नए चाल में चल रही है। जब वे 19वीं शताब्दी में ये बात कह रहे थे, तो वे उस हिंदी की बात कर रहे थे जो आम जन मानस की हिंदी थी, जो साहित्य की गूढ़ व्यंजना से जुड़ी हुई हिंदी नहीं थी। वो ऐसी हिंदी थी जिसमें ब्रज भाषा का लालित्य था, अवधि का सोंधापन था और खड़ी बोली का अपना परिष्कार था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जब अपने समय को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित करते हैं, तो उस समय वो केवल अपने स्वांता सुखाय की बात नहीं करते, अपने साहित्य के प्रकाशन की बात नहीं करते। वे एक जन जागृति की बात करते हैं, जहां साहित्य के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से वे उस चेतना को हमारे अंदर विकसित करने का, हमारे से मतलब तत्कालीन समाज के समक्ष विकसित करने का प्रयास करते हैं। और उनका ये प्रयास आज भी उतना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं को पढ़ते हैं। उनके पुराने अंक जो प्रकाशित हुए, जिन पत्र पत्रिकाओं को उन्होंने अपना स्थान दिया, उनमें वे जिन रचनाओं को प्रकाशित करते थे, जिन खबरों को अपना स्थान देते थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक मिशन है, पत्रकारिता एक उद्देश्यपरक कार्य है, और पत्रकारिता केवल कुछ शब्दों का जाल नहीं है। पत्रकारिता समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी के विकास की बात में अगर पत्र पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया जा सकता है, तो हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं से जोड़ने के काम में भी पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी पत्रकारिता के साथ साथ अगर ये तथ्य हम ध्यान में रखें कि महात्मा गांधी ने जो पहला काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देने से पूर्व वो अखबार निकालकर ही किया, क्योंकि उनको पता था कि जन जन तक पहुंचने का अगर सबसे बड़ा माध्यम कोई है तो वो अखबार है, समाचार पत्र हैं। सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने में अखबारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही इस बात का प्रारंभ करें, तो बाला बोधिनी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने केवल साहित्य की बात नहीं की, केवल उन्होंने स्त्री की उन्नति, स्त्री से संबंधित विषयों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लेखनी को
माध्यम बनाया, अपनी लेखनी को महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित किया और साथ ही अपने उस रचना संसार को तो उन्होंने परिमार्जित और परिष्कृत किया ही, उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों को भी उससे संपृक्त किया, उससे जोड़ा। आगे हम बढ़ें तो केवल कुछ नाम से ही बात नहीं है, ये उस समय की पहचान के रूप में जानी और समझी जाने वाली एक संस्कृति है जिसे हम पत्रकारिता संस्कृति कहते हैं। पत्रकार को केवल एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं माना जाता, उसे लोकतंत्र का चौथा खंभा भी माना जाता है। वो पत्रकार अगर अपने मिशन को आगे बढ़ाता है, निस्वार्थ भाव से अपने को उसमें समर्पित करता है, तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होता है। हिंदी पत्रकारिता में सरस्वती पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में प्रारंभ हुई और उसका भी इंडियन प्रेस प्रयागराज में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और संयोग से वो भी बांग्ला भाषी विद्वान की सूझबूझ और समझ के कारण ये पत्रिका का प्रकाशन हो सका। सरस्वती पत्रिका ने केवल अपने अंकों में साहित्य का ही परिमार्जन नहीं किया, सरस्वती पत्रिका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों को भी लिया गया। उसमें राजनीति से संबंधित लेख प्रकाशित होते थे। तत्कालीन राजनीति से को समझने के लिए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और उसका अध्ययन, उसके प्रकाशन के इतिहास को और उसके अध्ययन को जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। उसमें अर्थ संबंधी लेख प्रकाशित होते थे, उसमें भूगोल से संबंधित लेख प्रकाशित होते थे। उस पत्रिका ने अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित लेख प्रकाशित किए और तो और हमारी धर्म, संस्कृति और साहित्यिक चेतना को जागृत करने वाले लेख इस पत्रिका के महत्वपूर्ण अंग माने जा सकते हैं। हिंदी में अनेक चरित्रों के विकास को मार्ग देने वाली ये पत्रिका बनी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक लेख जो पौराणिक पात्रों की, ऐसे पात्र जो जिनकी उपेक्षा की गई है उससे संबंधित था, वो उससे प्रेरित होकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया अपनी पत्रिका में, और उस लेख में जो उदासीनता थी साहित्य में स्त्री पात्रों को लेकर या पौराणिक पात्रों के जो गौड़ पात्र जिनको बना दिया गया, उनके प्रति साहित्यकारों की उदासीनता को रेखांकित किया गया, और उससे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की। साकेत महाकाव्य जिसने उर्मिला और केकई के चरित्र को नए संदर्भों में रेखांकित किया। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथाओं से इतर इसमें उर्मिला के चरित्र के विकास को ध्यान दिया मैथिली शरण गुप्त जी ने, और कैकेयी के जो लांछित चरित्र था उसमें भी राम के माध्यम से एक पुत्र के भाव को कैकेयी के संदर्भों में रेखांकित किया गया और उन्हें
आरोप मुक्त करने जैसी स्थितियां रामकथा को प्राप्त हुई। ये केवल एक मिथक नहीं है, ये एक सत्य है, इतिहास का सत्य है कि सरस्वती पत्रिका ने हमें निराला जैसा महाकवि दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका संबंध भी मेदिनीपुर, कोलकाता मतलब बंगाल से रहा, पश्चिम बंगाल से रहा। तो संदर्भ उनका भले ही बांग्ला क्षेत्र से रहा हो, लेकिन उन्हें हिंदी में स्थापित करने का कार्य सरस्वती पत्रिका ने दिया और सरस्वती को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने बांग्ला और हिंदी के मध्य सेतु के निर्माण का कार्य भी किया। पत्रकारिता के वर्तमान समय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं की बात भी करते हैं, जो अब काल कवलित हो चुकी हैं, परंतु उनका अपना एक स्थान रहा है। अज्ञेय के संपादकत्व में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी और धर्मवीर भारती जैसे महत्वपूर्ण रचनाकारों के संपादकत्व में जब ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं, तो उस पर उसकी साज सज्जा, उसके विषय विकास को मूल रूप से भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना और भारतीय परंपरा के अनुसार तैयार किया जाता था। इन पत्रिकाओं को में मुझे याद है, मैं इन पत्रिकाओं की नियमित पाठक रही हूँ। इन पत्रिकाओं के जो बीच का पृष्ठ होता था, उस पर एक सुंदर सा चित्र कोई प्रकाशित होता था। कभी अमलतास का कोई वृक्ष है, तो कभी कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, और उसके साथ एक गीत या दो, वो बीच के दो पृष्ठ होते थे, वो गीत को समर्पित होते थे, जिसमें रमानाथ अवस्थी जैसे वरिष्ठ रचनाकार और बहुत सारे कवियों को, कभी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां पढ़ने को मिलती थी। भारतीय परंपरा में अगर हमारे ज्ञान का विकास करने के लिए साहित्य का संदर्भ गहन है, तो इतिहास को जानने का भी एक माध्यम साहित्य बनता है। और इतिहास को जानने के लिए जब हम साहित्य के निकट जाते हैं, तो पत्र पत्रिकाएं उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, क्योंकि पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, पुस्तकों के पाठक सीमित होते हैं, लेकिन पत्र और पत्रिकाओं के पाठक निरंतर बढ़ते जाते हैं, और उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो विचार सामने आते हैं वे इतने महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं कि उन्हें जन जन तक पहुंचाना संपादक और पत्रकार दोनों का कार्य रहता है। भारतीय परंपरा में अगर हम अपनी जीवन पद्धति को देखें, तो हमारी जीवन पद्धति गीता के ज्ञान के चारों ओर घूमती है, जिसमें निष्काम कर्मयोग की बात की जाती है। और पत्रकारिता को भी हम निष्काम कर्मयोग के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि एक पत्रकार अपने लिए नहीं, समाज के लिए सोचता है। अपनी बात करने के स्थान पर वो समाज की बात करता है, और समाज के उत्थान में उसका अपना जीवन पूरा उत्सर्ग हो जाए, तब भी उसे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो एक निश्चित उद्देश्य से काम करने को तत्पर रहता है। पत्रकारिता का
सांस्कृतिक चेतना के साथ जितना संबंध है, उतना ही संबंध भारतीय जीवन का पत्रकारिता के साथ है। जब हम समाज की निर्मित की बात करते हैं, तो समाज केवल कुछ मनुष्यों का समुच्चय नहीं होता। समाज एक आस्था, विश्वास और परंपरा को अपने अंदर संजोते हुए आगे बढ़ने का माध्यम बन जाता है। हर 10 या 20 साल में 10 साल में एक पीढ़ी तैयार होती है, जो आगे के 10 सालों में अपने अनुभवों को एकत्रित करके समाज के लिए युवा शक्ति बन जाती है। और युवा शक्ति को प्रभावित करने का कार्य अगर पत्रकारिता के साथ जुड़कर विद्वान करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे नई दिशा और दशा, नया मार्ग मिल जाता है और देश की उन्नति में उसका महत्वपूर्ण योगदान रेखांकित हो सकता है। पत्रकारिता की ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं जब वे युवा शक्ति को ध्यान में रखकर अपने समाचार पत्रों में या पत्र पत्रिकाओं में विशेष कॉलम प्रकाशित करते हैं। वे कॉलम उन्हें आकर्षित करने के लिए भी होते हैं, वे कॉलम उन्हें स्थान देने के लिए भी होते हैं, और वे कॉलम उनको नया मार्ग दिखाने के लिए भी होते हैं, जिसमें कि उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विद्वानों के लेख, समीक्षाएं या उनके विचार संकलित होते हैं और वे मार्ग बनाते हैं। पत्रकारिता का एक स्वरूप शिक्षा से भी जुड़ा है। आज से पहले अगर मैं बात करूं 50 साल पहले की, तो पत्रकारिता का कोई विधिवत पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था, परंतु आज आवश्यकता इस बात की अनुभव की गई कि पत्रकारिता को पढ़ाई का माध्यम भी बनाया जाए, जिससे हमें विशेष प्रकार के शिक्षित पत्रकार, संपादक प्राप्त हों और उनका कार्य और सुंदर ढंग से सामने आए। पूर्व में प्रकाशित अखबारों के जो संपादक थे, वे उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जिनका मिशन केवल पत्रकार होना नहीं था, उनका मिशन एक संपादक होना था। वे समाज के लिए कुछ काम करना चाहते थे, इसलिए वे अखबार निकालते थे और अपने समान विचारधारा के लोगों को उसमें जोड़ते हुए वे अपने अखबार के माध्यम से जन आंदोलन, जन क्रांति करने का प्रयास करते थे और उसमें सफल भी होते थे। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता ने ऐसे ऐसे संपादक हमें दिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए केवल कलम से क्रांति नहीं की, बल्कि सश्रम कारावास भी हुआ उन्हें, और उनके उस अनुभवों को जब स्वतंत्रता के उपरांत देश के निर्माण की स्थितियां बनी, तो वे अनुभव समाज को और हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व को मार्ग प्रशस्त करने वाले बने। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका ये शताब्दी वर्ष है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कलम भी पत्रकारिता के
अपने मिशन से पैनी हुई और वे राजनीतिक क्षेत्र में आकर एक कवि, पत्रकार से राजनेता बने और देश के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इससे पूर्व भी कई राजनेता देश को मार्ग देश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अगर कलम से क्रांति करते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने उस मिशन को अपने जीवन का अंग बनाया जिसमें समाज के लिए कुछ करने का लक्ष्य निर्धारित था। पत्रकारिता को अगर हम वर्तमान संदर्भों में देखें तो पत्रकारिता ने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से पत्रकारिता होती है, टीवी चैनलों के माध्यम से भी अनेक पत्रकार हमारे सामने आते हैं जो विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का उद्यम करते हैं। एक छोटी सी घटना हम सबको याद होगी। कुछ समय पहले एक राजा हत्याकांड जैसी खबरें मुख्य विषय को बीच में छोड़कर अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी और वो धीरे धीरे इस प्रकार से वो घटना वर्णित हुई, इस प्रकार से वो टीवी चैनलों पर छा गई, समाचार पत्रों को में स्थान उसको मिला कि उसने पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया। उस राजा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पत्रकार बंधुओं ने जो सहयोग किया वो महत्वपूर्ण है, परंतु मेरा अपना मानना है कि पत्रकारिता के अपने कुछ नियम और उद्देश्य भी होते हैं और उन उद्देश्यों में ये भी बहुत रेखांकित करने योग्य बात है कि हम समाज को देख क्या रहे हैं। सत्य घटनाएं समाचार का अंग होना चाहिए क्योंकि पत्रकारिता सच्चाई के साथ खड़ी होती है, लेकिन उस सच्चाई के वर्ण हम समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है उस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है पत्रकार और समाज जो जन जन तक एक दूसरे के साथ संयुक्त होता है और मिलकर एक समूह बनाता है और समूह को अगर कहीं राह की आवश्यकता होती है तो वो बुद्धिजीवियों की ओर देखता है, तब पत्रकारिता महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमें ये भी सोचना होगा कि पत्रकारिता के और हमारी संस्कृति का कितना वर्णन है। हम अपने वातावरण को घटना प्रधान बनाना चाहते हैं या विचार प्रधान। वैचारिक स्थितियों में विचारवान होते हुए हम उन संदर्भों को उठाते हैं
जहाँ सबका ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है। परंतु इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि कभी-कभी एक शब्द या एक भाव प्रभावित भी करता है, उसके जीवन में महत्व भी रखता है। पत्रकारिता के इतिहास में अगर हम जाएँ, तो लघु पत्रिकाओं का विशेष महत्व है सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक उत्थान में योगदान देने में। बड़े-बड़े उद्योग घरानों से निकलने वाली पत्रिकाएँ अपने व्यावसायीकरण के कारण बहुत सारे उन विषयों पर अपना पक्ष नहीं रखती, जिन विषयों पर निर्भीक पत्रकार, छोटी पूंजी से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र या पत्रिकाएँ अपने विचार रखते हैं या निरंतर रखने को तत्पर होते हैं। लघु पत्रिकाओं का अपना संघर्ष है और लघु पत्रिकाएँ अपने सीमित संसाधनों में, अपने क्षेत्र विशेष में जो जन-जन तक अपनी पहुँच बनाती हैं, तो वे निजी प्रयासों से ही हो पाते हैं। परंतु उनका महत्व किसी बड़े घराने या औद्योगिक घराने से निकलने वाले समाचार पत्रों से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनका जीवन संघर्ष वे पत्रिका के प्रकाशन के साथ हो, समाचार पत्र के लिए समाचार एकत्रीकरण के साथ हो, या मुद्रण की अपनी कठिनाइयों के साथ हो, या पूंजी के अभाव के साथ हो। इस प्रकार की जो लघु पत्र और पत्रिकाएँ हैं, वे प्रकाशित होती हैं वार्षिक सदस्यताओं के माध्यम से और दिनों-दिन वार्षिक पत्रिकाओं के सदस्य संख्या जो है वो कम होती जाती है और उनका संघर्ष बढ़ता जाता है। इस बढ़ते हुए संघर्ष में अगर उन पत्रिकाओं को कहीं से संरक्षण मिलता है, तो वो उनके पाठकों से मिलता है और उन पाठकों को जब अपनी स्थानीय विषयों की से संबंधित समाचार या आलेख या अपनी समस्याएं, जन-जन की समस्याएं उसमें दिखाई देती हैं, तो साहित्यिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से वे समाचार पत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि पत्रकार का नैतिक दायित्व क्या है, इस सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने में, इस राष्ट्रीय एकता को जन-जन तक पहुँचाने में, तो पत्रकार का दायित्व निर्धारित करने से पहले हमें उसकी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान तो सबके लिए अनिवार्य होता है। छोटी पूंजी से अपने विचारों की क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने वाले पत्रकारों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। उनके विकास को जब वे आर्थिक साधनों से जुड़ेंगे और आर्थिक माध्यमों से अपने को संयुक्त करेंगे, तब जाकर उनका भी विकास होगा और उनके माध्यम से
सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाले इन समाचार पत्रों को भी महत्वपूर्ण विषय मिलेंगे और उन्हें भी कुछ ऐसी समस्याओं से जूझने में सहायता मिलेगी जो समाज को दिशा देते-देते उन्हें उनके सामने चुनौती बनकर खड़ी होती है। पत्रकारिता के मिशन को अगर हम लेखकीय संवाद से जोड़ें, तो हमें बहुत सारे ऐसे संपादक मिलते हैं, जिनका रचना कर्म उनके संपादक का कुछ अंश अपने अंदर समाहित करते हुए आगे बढ़ता है। संपादक का जो मुख्य दायित्व है, वो अपने साथ-साथ अपनी पत्र-पत्रिका के अनुकूल रचनाकारों को तैयार करना, उनकी रचनाओं को समाज के लिए उपयोगी बनाते हुए प्रस्तुत करना और उस वैचारिक धरातल पर ले जाना, जहाँ से समाज को कुछ मिले, जहाँ से समाज अपनी विसंगतियों से कुछ मार्ग प्राप्त कर सके और जहाँ से वे समाचार पत्र-पत्रिकाएँ अपने जीवन को जोड़ सकें। बहुत आवश्यक बात ये भी है कि समाचार पत्र या पत्रकारिता केवल एक दिन के लिए नहीं होती। जैसा कि कहा जाता है कि समाचार पत्र अगले दिन बासी हो जाता है। पत्रिका अगर वार्षिक, मासिक है तो अगला अंक आने के बाद उसका पिछला अंक पुराना हो जाता है। द्वैमासिक है तो 2 महीने के बाद, त्रैमासिक है तो 3 महीने के बाद, 6 महीने में प्रकाशित होने वाली है तो 6 महीने के बाद। परंतु उन कालावधि के बीत जाने के बाद भी वे अंक या वे समाचार पत्र के अंश महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे समाज में नई निर्मिति की संभावनाएं दिखाई देती हैं या जिनसे प्रेरणा के अनेक साधन मिलते हैं। इतिहास को जानने के लिए साहित्य को समझना आवश्यक है और साहित्य को जानने के लिए उसे पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सहेजना भी आवश्यक है। मैं यहाँ भोपाल में एक सप्रे संग्रहालय का नाम लेना चाहती हूँ। माधवराव सप्रे, जिनकी कहानी टोकरी भर मिट्टी चर्चित कहानी मानी जाती है और हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक कहानी के रूप में उसे याद किया जाता है। मराठी भाषी रचनाकार, उनके नाम पर एक संग्रहालय है भोपाल में और उस संग्रहालय में जाने का मुझे सुअवसर मिला 2 बार। वहाँ हमारे समय के और हमसे पहले यानी स्वतंत्रता से पूर्व के समय के अखबार, पत्रिकाएं संरक्षित हैं और उस संरक्षण में वे सभी अंक उपलब्ध हैं वहाँ, जो अपने प्रवेशांक से लेके आगे के जब तक वे अंक प्रकाशित हुए वहाँ संग्रहित हैं। वहाँ मुझे उद्दंत मार्तंड के भी अंक देखने को मिले, जिनकी 200 वर्ष पूर्ण होने की हम शताब्दी
मना रहे हैं, द्वि शताब्दी समारोह आयोजित हो रहे हैं, ये वर्ष है महत्वपूर्ण। उन संरक्षित अखबारों को अगर आप एक बार देखें, तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें स्वतंत्रता की अलख भी है, उसमें उन क्रांतिकारियों की क्रांति जनित संवेदनाएँ भी हैं और वहाँ अंग्रेज़ों का दमन और शोषण भी है। अखबार का, पत्रकारिता का समाज के साथ यही जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जुड़ाव में समाज की विसंगतियाँ भी होती हैं, समाज की उन्नति भी होती है और समाज की समरसता भी होती है। पत्रकारिता के आज के संदर्भों में अगर हम बात करें, तो पत्रकारिता के अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में अध्ययन प्रारंभ हुए हैं, एक निश्चित पाठ्यक्रम है। उस निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़कर जब हमारे पत्रकार साथी अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, तो वे व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए, जिसे वो इंटर्नशिप के माध्यम से करते हैं या काम के माध्यम से करते हैं। जब वे व्यावहारिक ज्ञान पर आते हैं, तो ये हम हमेशा अनुभव करते हैं कि व्यावहारिक ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान से भिन्न होता है। व्यवहार में एक पत्रकार का दायित्व सैद्धांतिक पढ़ाई से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे हर क्षण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन चुनौती से भरा है, पत्रकारिता का भी और हमारे वर्तमान समाज का भी। सांस्कृतिक उद्देश्यों में अगर हम देखें, तो पत्रकारिता के जो बीट्स जिनको हम बोलते हैं, अगर हम अखबार की भाषा में बात करें, तो उसमें साहित्यिक बीट अलग, सांस्कृतिक बीट अलग होती है, राजनीतिक बीट अलग। तो उस बीट में जो पत्रकार काम कर रहा है, उसकी व्यक्तिगत रुचि, उसकी व्यक्तिगत अध्ययन और उसका अपना विश्वास बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है जब उस किसी खबर को लिख रहा होता है। हम भारतीय सांस्कृतिक उत्सवों में जीते हैं। हर दिन हमारा अलग प्रकार से निर्धारित होता है। कभी किसी सामान्य दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हमें पढ़ने और देखने को भी मिल जाती है, जो पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकार की कलम से हमें सांस्कृतिक मूल्य के क्षरण की या सांस्कृतिक मूल्यों के उज्जवल भविष्य की ओर रेखांकित करती है। आज के समय में जिस बात पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा पत्रकारिता के संदर्भ में, तो उसकी भाषा का संदर्भ है। पत्रकारिता की भाषा साहित्य की भाषा से बिल्कुल भिन्न होती है। एक पत्रकार अगर हिंदी का पत्रकार है, तो उसे ऐसी भाषा का प्रयोग करना होगा जो जन सामान्य तक अपनी बात को संप्रेषित करने में सहायक हो। और अगर एक पत्रकार साहित्यिक पत्रकार है, वो सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ साहित्यिक
कार्यक्रमों की अभिरुचि में कार्य कर रहा है, साहित्यिक कार्यक्रमों को अपने अपनी कलम से उससे संबंधित खबरों को तैयार कर रहा है, तो उसे साहित्यिक समझ के अनुसार उस समाचार को अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करना होगा। आज के समय का जो सबसे बड़ा संकट है, वो ये है कि हिंदी भाषा के अच्छे-अच्छे शब्दों के बावजूद अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जिनके ऐसे अनेक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता है, जिनके बहुत अच्छे शब्द हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं और समाचार पत्र उसे हिंदी भाषा का अखबार न बनाकर हिंग्लिश का अखबार बनाने को आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अधिकांशतः समाचार पत्रों के संपादकों से बातचीत भी होती है, तो वे कहते हैं कि लोग इसी प्रकार के समाचार पढ़ने को अपना प्रस्तुत होते हैं और इसी प्रकार के समाचार छापना हमारी व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हमारे पाठक इसी प्रकार की भाषा को समझते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है इस मंच के माध्यम से भी कि भाषा की शुद्धता पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर हम अंग्रेजी के पत्रकार हैं तो हमें अंग्रेजी की भाषा में उन शब्दों को खोजना होगा जो हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बने, और अगर हम हिंदी के पत्रकार हैं तो हमें हिंदी के अच्छे शब्दों के साथ अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में कृत संकल्प होना होगा, क्योंकि भाषा की चेतना भी साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का मूल आधार होती है। हमारी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहती हुई नदी के समान अपने मार्ग पर आगे और आगे बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी सामासिकता है, उसकी सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है और अपने को परिष्कृत करने के लिए वह समय-समय पर अन्य भाषाओं के शब्दों को अंगीकार कर अपनी व्याकरण के अनुसार व्यवहार करने में सक्षम दिखाई देती है। इसीलिए हिंदी भाषा को मैं बहती हुई नदी कहती हूँ, जिसमें प्रवाह भी है, जिसमें विचार भी है और जिसमें केवल भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा में उनको संस्कारित करने की भी क्षमता है। हिंदी भाषा का जो मुख्य आकर्षण है वो उसका अपना व्याकरण है और उस व्याकरण को परिष्कृत करने में, उस व्याकरण को शुद्ध करने में, उस व्याकरण को अंगीकार करने में हमारे संपादकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जब हम अन्य भारतीय भाषा या विदेशी भाषा के शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उसे यथावत लेते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के कि वो किस भाषा का शब्द है, तो जब हम उसे अंगीकार करते हैं तो हम उसे अपनी व्याकरण के अनुसार व्यवहारित करते हैं और यही व्यवहार उस शब्द को हिंदी भाषा का शब्द बना देता है। हो सकता है कि उस भाषा का उद्गम, उस शब्द का उद्गम किसी दूसरी भाषा में हुआ हो, परंतु ये व्यवहार उसे उस हिंदी भाषा का शब्द बना देता है और उसका प्रयोग इतना सार्थक और समीचीन हो जाता है
कि हमें वो अपनी भाषा का शब्द लगने लगता है, यानी हिंदी भाषा का शब्द लगने लगता है। तो भारतीय पत्रकारिता में भाषा के परिष्कार की जो संभावनाएँ हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हिंदी भाषा की मौलिकता, हिंदी भाषा की में जो अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता और हिंदी भाषा के शब्दों को अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता को ध्यान में रखकर हिंदी पत्रकारिता ने विकल्पों के साथ बहुत अधिक समर्पण के साथ और बहुत अधिक वैचारिक उन्नति के साथ अपने को प्रस्तुत किया है। और ये बात हिंदी पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण भी है और हिंदी पाठकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए यदि संस्कारवान भाषा का प्रयोग पत्रकारिता करती है, तो निश्चित रूप से हम बदलते समय में, जिसे हम इंटरनेट का युग कहते हैं, जिसे हम सामाजिक क्रांति का युग कहते हैं, जिसे हम परिवर्तनों का युग कहते हैं, यद्यपि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति के अनुसार हमारे व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे वातावरण और हमारे विचार में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब ये उद्घोष किया था कि हिंदी नई चाल में ढल रही है, तो उस समय की चुनौतियां अलग थीं। आज के समय में जब हमारे पत्रकार साथी कहते हैं कि अब हम संस्कृतनिष्ठ भाषा के साथ, अब हम संस्कृतनिष्ठ भाषा को अपना आधार बनाकर अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो शायद हम पिछले समय में चले जाएंगे। तब की चुनौतियां अलग हैं, आज की चुनौतियां अलग हैं। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता की चुनौतियां अलग थीं। स्वतंत्रोत्तर भारत में अलग प्रकार की चुनौतियां पत्रकारों के समक्ष आईं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हमारे देश ने अमृत काल में प्रवेश करने के उपरांत अलग प्रकार की चुनौतियों के साथ पत्रकारिता हमें दिखाई देती है। इस बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए संदर्भों में यदि पत्रकारिता को नए आयाम मिलते हैं, तो उन आयामों के बीच में पत्रकारिता अपने को बंधे बंधाए मार्ग से हटकर नए मार्ग पर बढ़ती हुई आगे दिखाई देती है, तो ये शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। और शुभ संकेत इसलिए क्योंकि अब पत्रकार, प्रशिक्षित पत्रकार होते हैं, उन्हें पता होता है कि स्वतंत्रता शब्दों की कहाँ तक है, कलम की स्वतंत्रता कहाँ तक है और कलम से क्रांति करने की स्वतंत्रता कहाँ तक है। संस्कार और संस्कृति दोनों ही पुरातन से अधुनातन की ओर आगे बढ़ती है। संस्कृति कोई रूढ़ शब्द नहीं है। संस्कृति उन सभी संदर्भों में हमारे सामने अनेक विषयों को लाती है, जहां से हमारी जीवन शैली
परिवर्तित होती दिखाई देती है। आज से 50 साल पहले या कोरोना काल से पहले अगर हम देखें तो इस 3, 4, 5 वर्षों में प्रकृति, वातावरण, सांस्कृतिक बहुत कुछ नया सीखा है। इस महामारी ने हाँ? जुड़ गया, आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आ रही ना? जी अभी अभी आनी शुरू हुई है अमिता जी। हाँ अब ठीक है, अब आपकी आवाज भी आ रही है। हेलो, हाँ जी, जी, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे जी। बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी आ जी रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि कोरोना के बाद से जब हमने एक महामारी का विभत्स रूप देखा, तो पत्रकारिता ने इस महामारी से जूझने में, इस महामारी को एक सकारात्मक पक्ष से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। फिर वो चाहे पत्रकारिता का समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन हो, या टीवी चैनलों के माध्यम से हो, या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो। पत्रकारिता ने अपने पक्ष को नए स्वरूप में रखा, और ये उस चुनौती को, जो संसार के लिए कोई विकल्प छोड़ नहीं रही थी, उस चुनौती को सकारात्मक पक्ष से लेते हुए नए स्वरूप को दिया। पत्रकारिता का ये सकारात्मक पक्ष उस दृढ़ता को प्रदर्शित करता है जिसमें हम किसी भी चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को, युवाओं को इस एकांत ने बहुत कुछ सीखने को दिया। तो हमारे जो टीवी चैनल थे, उन चैनलों ने जो विभत्सता थी, गांव के गांव खाली हो रहे थे, उस शहर के शहर अस्पताल बन रहे थे, मृत्यु का भयावह सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में अगर कोई सकारात्मक संदेश किसी पत्रकार की कलम से निकला
तो वो उसकी जिजीविषा ही थी। और वो जिजीविषा ऐसी सकारात्मक जिजीविषा थी कि हम डरेंगे नहीं, हम डर नहीं सकते, क्योंकि हम भारतीय परिवेश में जीते हैं, जहां आंधी और तूफान आते हैं और उस आंधी और तूफान में दूब जैसी घास समतल ही रहती है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन दूब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहती है, और हमने उसी अस्तित्व के लिए संघर्ष को भारतीय परिवेश के अनुसार जिया और जीता भी। मुझे याद है उस समय मेरे पास भी बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के फोन आए कि इस समय जब एकांत की स्थितियां हैं, संघर्ष की स्थितियां हैं, तो साहित्यकार क्या कर रहे हैं? उनकी रचनात्मकता को अपने समाचार पत्रों में, अपने टीवी चैनलों में और अपने माध्यम से प्रचारित प्रसारित करके समाज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का प्रयास पत्रकारों ने किया, और उस पत्रकारिता ने संघर्ष की उस बेला को जी हेलो जी मीनू जी अपना म्यूट कीजिए, डॉक्टर मीनू सैनी। ओके, अच्छा मैं समझी मेरे लिए कुछ कहा जा रहा है। नहीं, आपके लिए नहीं था, ये उनका माइक ऑन हो गया था। आप कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें। जी ठीक बात। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश में साहित्यकारों का जितना महत्वपूर्ण योगदान है, पत्रकारों का भी उससे कम योगदान नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता का संदर्भ और पत्रकारिता का संबंध जन से है और जन का जीवन से है, और जीवन में अनेकों चुनौतियां आती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण की, पर्यावरण की चिंता करने वाले पत्रकार हमें कई ऐसे मार्ग और कैसे ऐसे राह दिखाते भी दिखाई दे जाते हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में पर्यावरण को संरक्षित करने का, पर्यावरण के प्रति सजग रहने का और अपने परिवेश को शुद्ध और साफ रखने का मार्ग बना सकते हैं। पर्यावरण की चिंता करने वाले विचारकों के साथ अगर पत्रकारिता जुड़ जाती है, तो वह सांस्कृतिक चुनौतियों को और सांस्कृतिक संवेदनाओं को पर्यावरणीय चेतना से जोड़ती है। जब हम अपने सांस्कृतिक त्योहारों की बात करें, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो प्रकृति को संरक्षण देने के लिए मनाए जाते हैं और निरंतर हम उन्हें उत्साहपूर्वक मनाते हैं। हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, हम तुलसी को जल देते हैं, हम तुलसी के संरक्षण के लिए उसे ढक कर, उसे सजाकर, छुपाकर भी रखते हैं कि पाला और आंधी उसके समीप ना आ पाए। हम आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ सांस्कृतिक उत्सव करते हैं। ये सारी संवेदनाएं हमें सजग करती हैं और पत्रकारिता का संदर्भ सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ पर्यावरणीय चेतना के साथ भी जुड़ जाता है।
जो दैनिक समाचार पत्र हैं, प्राकृतिक संदर्भों से हम जुड़ते हैं। मैम की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज फिर चली गई है। प्रोफेसर अमिता दुबे जी, आपकी आवाज अभी एक बार फिर गायब हो गई है। वो कॉल लेफ्ट हो गई है क्या? वो शायद अभी जुड़ने की कोशिश करेंगी। लगता है वो अभी फिर जुड़ने की कोशिश करेंगी एक बार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। कुछ बीच में कॉल कट गई थी आपकी। हाँ जी, कुछ नेटवर्क का इश्यू है और हाँ, यही लग रहा है जी जी। लेकिन आपने फिर भी बहुत मेहनत से और बड़ी प्रतिकूलताओं के बीच भी अपना व्याख्यान रखा है। जी जी जी। मुझे लगता है कि अब हमें समापन की ओर आना होगा, लेकिन जी। फिर भी मैं बात कर रही थी हाँ जी। पत्रकारिता की और उससे जुड़ी हुई सामाजिक और सांस्कृतिक चेतनाओं की। तो जब हम उद्देश्यों की बात करें अगर, तो पत्रकारिता और पत्रकार दोनों का संदर्भ जितना गहरा समाज से होता है। मैं अपनी बात को अब समाप्ति की ओर ले चल रही हूँ। तो कुछ सूत्र जी। वाक्य कि साहित्यिक पत्रकारिता का संदर्भ अगर हम केवल कहानी, कविता, निबंध और आलोचना तक सीमित रखते हैं, तो वो साहित्यकारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हुए भी पत्रकारिता का वो सुंदर स्वरूप सामने आता है, जहाँ पे समाज साहित्य से जुड़ता है और साहित्यिक पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उसके पाठक उसमें अपने जीवन को जोड़ते हैं। मैं अपने जीवन से जुड़ी एक घटना आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरी एक कहानी एक पत्रिका में प्रकाशित हुई और उस कहानी के प्रकाशन के बाद उसी शहर में मुझे जाने का अवसर मिला। वो बनारस से पत्रिका प्रकाशित होती है, सोच विचार पत्रिका, और वहाँ उसमें मेरी कहानी प्रकाशित हुई थी। तो उस बनारस शहर में मुझे जाने का अवसर मिला। वहाँ मेरा कहानी पाठ था पराड़कर भवन में, और उस कहानी पाठ में मैं कहानी पाठ कर रही थी, तो पीछे श्रोताओं में एक सज्जन वकील की पोशाक में आए और उन्होंने पूछा कि जो लखनऊ से कहानीकार डॉक्टर अमिता दुबे जी आने वाली थी, क्या वे आई हैं? तो यानी कि वो मुझे पहचानते नहीं थे और उन्होंने तो बताया गया कि वही कहानी पढ़ रही हैं। तो जब मेरी कहानी पाठ मेरा समाप्त हुआ, उसके बाद वे आए मेरे पास और कहने लगे कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी भी नहीं रहा, मैं वकालत करता हूँ, लेकिन पत्रिकाएं पढ़ता हूँ और उसमें आपकी एक कहानी जिसका शीर्षक था पुनर्वास, उस कहानी को पढ़कर मैंने अपनी विधवा भाभी की शादी करवा दी। तो ये मेरे लिए ये बात बहुत रोमांचकारी थी कि मेरी किसी कहानी से प्रभावित होकर किसी ने अपनी विधवा भाभी की शादी कराने का संकल्प लिया या शादी करवा दी। तो ये साहित्य का समाज के ऊपर प्रभाव है, और अगर ये कहानी मेरी किसी पुस्तक तक ही सीमित रहती तो शायद उसको ऐसे पाठक नहीं मिलते जो एक पत्रिका में प्रकाशित होने के उपरांत उसको पाठक मिले। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि समाज को
साहित्य से और साहित्य को समाज से जोड़ने का काम पत्रकारिता करती है, संपादक करते हैं। और संपादकों का दायित्व भी बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि उन्हें रचनाकार और पाठक के बीच में सेतु का काम करना होता है। इसलिए पत्रकारिता को हम सांस्कृतिक उत्सवों से जोड़ते हुए अगर हम देखते हैं तो पत्रकारिता हमें निश्चित रूप से उस स्थान पर खड़ी दिखाई देती है जहां से सांस्कृतिक जागरण की नींव डाली जा सकती है, सांस्कृतिक विचारों को एक निश्चित आधार दिया जा सकता है और भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय मूल्यों के विकास को अगर कोई आकार देने में सक्षम हो सकता है तो हमारी पत्रकारिता ही है, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंबा माना जाता है। जहां राजनीति या राजनीतिक वातावरण अपने को अक्षम पाता है, वहां पत्रकारिता अपने को जन जागृति लाने में पूर्ण रूपेण सक्षम सिद्ध कर सकती है, क्योंकि वो किसी भी समाज के लिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह के अपने को जोड़ सकती है उस समाज से, जिस समाज का की नींव हम अपनी परंपरा, अपने विश्वास और अपनी संस्कृति के अनुसार देना चाहते हैं। उन्नति के मार्ग बहुत हैं, उन्नति प्राप्त करने के साधन भी बहुत हैं, उन्नति को की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं, परंतु यदि पत्रकारिता के संदर्भ में देखें तो वास्तविक उन्नति समाज की उन्नति के साथ है और समाज की उन्नति संस्कृति की उन्नति के साथ है और संस्कृति की उन्नति चेतना की उन्नति के साथ है। जब मनुष्य में चेतना जागृत होती है, फिर वो चाहे किसी भी संदर्भ की चेतना हो, तो उस चेतना की जागृति में पत्रकार और पत्रकारिता अपना महत्वपूर्ण योगदान रख सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को से मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया था और मैं इस बात को का समापन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति से करना चाहती हूँ कि जब वे अपने एक संपादकीय में कहते हैं कि पत्रकार का काम या संपादक का कार्य वहां से शुरू होता है जहां से समाज अपने को दिशाहीन समझने लगता है और उसे दिशा दिखाने का काम पत्रकार और संपादक करते हैं, क्योंकि उनका अनुभव, उनकी आंख में एक अलग प्रकार का कैमरा फिट होता है जो किसी भी दृष्टि को, किसी भी घटना को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना। अनेक बाधाओं के बीच भी ये व्याख्यान हो सका, इसके लिए मैं इंटरनेट को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो कुछ संभव नहीं। आशा है आप सबको कुछ विचार प्राप्त हुए होंगे और मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you. खत्म।
राम रजक सर लग रहा नहीं है। राम रजक सर लगता है मैम भी लेफ्ट कर गए हैं वेट करके। कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, नेटवर्क। आज नेटवर्क ज्यादा ही है। हाँ, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। राजश्री मैम भी नहीं है। जुड़ गए, आज बहुत समस्या हो रही है। दूसरी बार हम लोग वसीम सर की कविताएं नहीं सुन पा रहे हैं। आप कर सकते हैं नीरज जी आप हम लोग सुन रहे इसीलिए हैं। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है सर, वसीम सर की कविताएं ना सुनने के कारण। लास्ट में ही चला जा रहा है। वसीम जी हम लोग सब तैयार है आपके पास सुनने के लिए। हम भी तैयार थे, मैम चली गई और फर्स्ट सेशन में तो समय ही नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं सर, हम लोग सुनेंगे, आप जारी रखें। सुना दीजिए सर। वसीम भाई अब तैयार नहीं। हम लोग सुन रहे हैं। वसीम भाई जी 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 आप तैयार रहिए, हम लोग सुनने के लिए कान को खुला रखे हैं। अभी अच्छा। मैम आप जॉइन करेंगे क्योंकि वो नेटवर्क समस्या को समझ में नहीं आ रहा है। वसीम सर आज हम सबके लिए सुना दीजिए। अभी पत्रकारिता के संबंध में ही मैम का सुनते हुए जो उद्गार आया मन में वो अभिव्यक्त करते हैं। आज हम ही लोग हाँ जी अमिता दुबे मैम के यह विचार नारद मुनि जी थे पहले पत्रकार। बोलिए। हाँ अर्ज किए। अमिता दुबे मैम के यह विचार नारद मुनि जी थे पहले पत्रकार, तीनों लोकों में किया सूचना का संचार, सत्य था जिनकी वाणी का आधार, देवों से लेकर दानवों तक पहुंची थी उनकी पुकार, हर संदेश में थी नीति, थी ज्ञान की झंकार, ना था पक्षपात ना थी कोई प्रचार की दीवार, सत्र के प्रहरी बन रच दी थी नई पत्रकारिता की धार, स्वतंत्रता का बना सूत्रधार, ये पत्रकारिता स्वतंत्रता का बना सूत्रधार, चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का आधार, समाज की उन्नति का सरोकार, आज के युग में भी उनका आदर्श है अपार, हर पत्रकार के लिए है वे प्रेरणा का संसार, सत्यता उजागर करते बारंबार, समाज के सच्चे पहरेदार, उनसे चलता लोकतंत्र का ज्ञान अग्नि द्वार। आपने पत्रकारिता मैम के लिए है, आपके पत्रकारिता का दिखाया नवाचार, यहाँ सत्य और जनहित है प्रधान विचार, लेखनी से करते हैं जनमानस का उद्धार, इस पुण्य कर्म के लिए मैम को सादर आभार बारंबार। मैम के लिए समर्पित रहा। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर अमिता जी जुड़ी हैं अभी, वो लगता है लेफ्ट हो गई हैं, उनकी व्यस्तता भी बहुत है। हाँ, उनकी व्यस्तता भी बहुत है, लेकिन प्रतिभा जी खुद ही कह रहे हैं कि डॉक्टर वसीम जी आप छा गए हैं, और तो बहुत अच्छी बात है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका नेटवर्क भी अनस्टेबल था, हमारा भी ऐसा ही जाता आता रहा, लेकिन आप आज कुछ जो है ना कभी 4G आ रहा है कभी 5G टूट रहा है कनेक्शन जी।
अपने बड़े मन से इस व्याख्यान कि इसके पहले भी आवाज म्यूट है मैम। लेफ्ट कर सकते हैं क्या? बहुत सारे पार्टिसिपेंट तो लेफ्ट कर चुके हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करूं। डाउटफुल है, फिर क्या कर सकते हैं? खरीदें हम भी? कर ही देते हैं मैम, क्योंकि लंच का टाइम है ना 2 बजे तक का, तो 2 बजे जुड़ना होगा फिर दोबारा। कर देने में। हाँ, समय तो हो गया है लंच ब्रेक का। ठीक है, एक कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। एक साथ लेफ्ट करने से ठीक हो जाता है, सभी लोग एक साथ। चलिए एक साथ करते हैं लेफ्ट कर दें। चलिए करते हैं। ओके।
Yeah.